हाय एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन की। और इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इंटीग्रेशन चाहे बायोलॉजी का स्टूडेंट हो चाहे मैथ का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्योंकि इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि फिज़िक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। क्योंकि फिज़िक्स में डेरिवेशन जो होगा, न्यूमेरिकल्स होगा, वो इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन की सहायता या फिर डिफरेंशिएशन की सहायता ही से सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पर चाहे बायोलॉजी का स्टूडेंट हो चाहे मैथ का स्टूडेंट हो, दोनों को पढ़ना चाहिए इंटीग्रेशन टॉपिक। और इंटीग्रेशन क्यों हमें पढ़ना पड़ा इसके बारे में भी बात कर लें। इंटीग्रेशन इसलिए भी पढ़ना पड़ा क्योंकि जब हम अगर हुआ है, जैसे कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन हुआ है और उस डिफरेंशिएशन से हमें फंक्शन में जाना है, जैसे अगर कोई फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज्ञात हो कोई चीज़ एफ डैश एक्स, जैसे हमें एफ डैश एक्स ज्ञात है, ठीक है, एफ डैश एक्स ज्ञात है। अगर हम बात करें कि अगर यहाँ से हमें जाना हो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे। जब हमें ये कार्य करना पड़ा तो हमें पढ़ना पड़ा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन साफ साफ शब्दों में यही कहता है कि डिफरेंशिएशन का जो भी रिवर्स होगा वो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, वो इंटीग्रल कहलाएगा। यानी ये जैसे अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, इस तरह से, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें, हम जो पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है डिफरेंशिएशन। अगर हमसे ये कह दिया जाए cos x से sin x में जाना है तो हमें यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये मुझे मिला देगा sin x से, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आइए हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की डिफिनीशन क्या होती है, यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रेशन the reverse process of differentiation। यानी इंटीग्रेशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। और किस तरह से लिखा जाता है इसे भी बता दें। रिटन एज इस तरह से एक यस जैसा होता है, यस थोड़ा सा खिंचा होता है, थोड़ा सा ऐसे एक्सपैंड हुआ होता है, ये यस जैसा होता है, लेकिन इसे दर्शाया इस तरह से जाता है, ठीक है, डिनोट भी किया जाता है। और पढ़ा क्या जाता है, इंटीग्रल। इसे क्या पढ़ा जाता है, इंटीग्रल पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है किसी चीज़ का तो डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स होगा वही इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। साफ साफ शब्दों में कहें, अगर हम जानते भी हैं कि डी वाई इक्वल टू, अगर आपको दिया है वाई इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स है, तो अगर हमसे कह दिया जाए डी वाई बाई डी एक्स क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या दे देगा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें साइन एक्स दे देगा, ठीक है। तो क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस होता है, यही डिफिनीशन है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, अगर हमें ये चीज़ समझ में आ चुका है तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर इनडेफिनिट इंटीग्रल की, क्योंकि इंटीग्रेशन दो पार्ट में होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है। जो भी अभी हम बात करेंगे वो इनडेफिनिट इंटीग्रल पर ही बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या है और इनडेफिनिट इंटीग्रल को किस तरह से दिखाया जाता है। इनडेफिनिट इंटीग्रल डाल लीजिए, इनडेफिनिट इंटीग्रल यानी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की किस तरह से डिफाइन है इसके बारे में हम लिख लें। डिफाइंड बाय इंटीग्रल स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इस तरह से। ध्यान से सुनिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल, ठीक है, इसे इंटीग्रल बोले जाते हैं।
इसे इंटीग्रैंड बोला जाता है। जो ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है इसे बोला जाता है इंटीग्रैंड, और इसे क्या बोला जाता है, ये वेरिएबल होता है। ये जो एफ ऑफ एक्स है ये फंक्शन होता है, और ये सी जो होता है इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। क्या होता है सी, यहाँ पर लिख देते हैं वेयर सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर कोई फंक्शन इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो डिफाइन किस तरह से होगा, या इंटीग्रल ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स, यानी इसका जो भी इंटीग्रल होगा, यानी ये लिखा जाएगा प्लस सी। सी भूलना नहीं है, सी इसमें जोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रल मतलब चीज़ें पता नहीं होता, निश्चित नहीं होती, कोई चीज़ निश्चित नहीं होती। जैसे अगर कोई फंक्शन हमने लिया है या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 1, इस तरह से अगर कोई फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं यानी डिफ्रेंसिएशन, सॉरी पहले हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मुझे मिलेगा 2। ठीक है, लेकिन अगर हम इंटीग्रेट करने की बात करें 2 इंटू डी एक्स, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो मुझे मिलेगा सिर्फ 2x देगा। ठीक है, और जब 2x देता है तो हमें ये यहाँ पर हम पूरी तरह से फंक्शन नहीं पाए हैं, जो कि फंक्शन 2x + 1 है। यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 2x मिल रहा है। ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि 1 कहाँ गया, 1 तो दिख नहीं रहा है। जब 1 नहीं दिख रहा है तो इसलिए हमें एक कांस्टेंट टर्म में जोड़ लिया जाता है, इसलिए ये डेफिनेट इंटीग्रल में ये सी आता है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं आता है। हम डेफिनेट इंटीग्रल जब बताएंगे तो बताएंगे, यहाँ पर वहाँ पर सी नहीं आता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में सी भूलना नहीं है, सी आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आइए हम कुछ फार्मूले होते हैं जो कि उसकी सहायता से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वो फार्मूला हमें याद रहना चाहिए। वो फार्मूला हम यहाँ पर लिखवा देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो फार्मूले सारे लिखवा देते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। फार्मूला और इंटीग्रेशन के लिए कुछ फार्मूले लिखवाते हैं। पहला फार्मूला ये बहुत ही पॉपुलर होता है, एक्स की पावर n डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n + 1 अपान n + 1 + c। ये सभी को याद ही होते हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल का पावर में जितना भी पावर रहेगा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक की क्या हो जाती है, बढ़ जाता है, और अपान में भी वही पावर जितना बढ़ा रहता है वो पूरा लिख दिया जाता है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए x की पावर 9 डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 10 अपान 10 + c। अगर 11 है तो एक और बढ़ा दो। ठीक है, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। तो ये फार्मूला आप याद कर लो, बहुत पॉपुलर है, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। जैसे अगर सिर्फ और सिर्फ dx रहे तो इसको ये समझना है कि x की पावर 0 है x की पावर 0 है, तो अगर x की पावर 0 है तो इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो एक पावर तो बढ़ जाएगा, यानी एक पावर में एक तो बढ़ ही जाएगा, तो यानी x की पावर 1 हो जाएगा अपान 1 हो जाएगा, यानी x + c आएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अगर dx है तो इसका x + c आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसी फार्मूले से होता है वो भी। और नंबर सेकेंड फार्मूला, जैसे अगर dx अपान x इस तरह से दे दिया जाए 1/x इस तरह से है, dx अपान x है। इसका इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ln mod of x + c। इस तरह से ln mod of x + c होता है जब आपको dx अपान x अगर नीचे है तो आपको याद रखना होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln mod of x होगा। नंबर थर्ड dx का, अगर e की पावर x dx का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाएगा तो e की पावर x + c बताएंगे।
क्या होगा e की पावर x का e की पावर x प्लस c, क्योंकि e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन भी करते हो तो यही आता है। e की पावर x कभी बदलता नहीं, तो आपको बड़ा ही आसान रहेगा e की पावर x का फार्मूला याद रखने में। e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x ही होता है 4। अगर a की पावर x dx, इसका अगर हमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको साफ साफ शब्दों में a की पावर x अपान ln a इस तरह से बताना है, ठीक है, ln a प्लस c। तो यानी आपको ये याद रखना होगा कि a की पावर x का a की पावर x अपान ln a, क्योंकि हम डिफ्रेंसिएशन जब पढ़ते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, a की पावर x का डिफ्रेंसिएशन की जब मैं बात करता हूँ, a की पावर x इंटू ln a होता है। क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में इंटू होता है तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक। ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5 साइन एक्स। अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन की बात करूं तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस नहीं रहता। और ऐसे ही अगर कॉस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। ये सभी याद होना चाहिए, बड़ा ही आसान होता है। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स। नंबर 7 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा tan एक्स प्लस सी, ठीक। नंबर 8 सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप बताओ सेक एक्स प्लस सी। नंबर 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। नंबर 10 पहले देख लीजिए, ये सभी दिख रहे हैं कि नहीं, हाँ दिख रहा। नंबर 10 माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। नंबर 11 इंटीग्रल ऑफ tan x dx। अगर tan x dx के इंटीग्रेशन पूछा जाए तो बताइए माइनस ln cos x प्लस सी, ठीक है। या फिर एक और फार्मूला होता है, यहाँ पर माइनस रहता है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और फार्मूला लिख सकते हो इसी का, ln sec x प्लस सी, ठीक है। ये फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। आइए हम यहाँ पर मिटा देते हैं ऊपर वाले को। ये सारे फार्मूले तो आसान थे, इसलिए हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स होता है, tan एक्स का 2 होता है माइनस ln सेक एक्स, ln माइनस में अगर ये याद रखना है तो ln cos x रख लीजिए, अगर माइनस में नहीं याद रखना है तो ln sec x प्लस सी रख लीजिए, क्योंकि ये अगर हम इसे ले जाएंगे तो ये पावर में क्या हो जाएगा, cos की होल पावर -1 होगा, और जब हम नीचे ले जाएंगे तो 1/cos x हो जाएगा, और ऊपर ले जाएंगे sec x, यही चीज़ आ जाता है फिर, ठीक है, इस तरह से। और ये फार्मूले आपको, ये छोटे छोटे फार्मूले थे इसलिए हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब थोड़ा सा देखते हैं कुछ ऐसे फार्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 11 हो गए। नंबर 12 dx अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह से, ध्यान से सुनिएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स के साथ माइनस का जो टर्म है, अगर इस तरह से रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्या, साइन इनवर्स एक्स बाई ए क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अगर नंबर 13 की मैं बात करूं, डी एक्स अपान, यहाँ पर जब माइनस था तो कोई बात नहीं, अगर दोनों ही पॉजिटिव हो
अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर प्लस सी भूलना मत, यहाँ पर प्लस सी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर माइनस था, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पर माइनस जब था तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया था इसका इंटीग्रेशन। जब प्लस था तो ln क्या हो गया, एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नंबर 14 की मैं बात करूँ तो डी एक्स अपान, अगर हम थोड़ा सा चेंज ये कर दें कि एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें फिर माइनस ए स्क्वायर करते हैं, यानी इस बार ए के साथ माइनस है। अगर ए के साथ माइनस में है तो हमें क्या फार्मूला मिलेगा इसका, ln एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से आपको याद रखना होगा, जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो और ए स्क्वायर क्या हो, निगेटिव हो, ए स्क्वायर जो हो टोटल निगेटिव के साथ हो, ठीक है, इस तरह से हो अंडर रूट में। ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों ही अंडर रूट में है, थोड़ा थोड़ा बदला है। जब एक्स के साथ निगेटिव है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए आया था। जब दोनों ही पॉजिटिव थे तो ln एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी था दो। और जब ए वाला निगेटिव हो गया, ए अगर निगेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ln एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाता है। अगर जैसे आपको याद करने में थोड़ा सा तकलीफ है तो आप ये याद रख लीजिए कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि इन तीनों में कैसे हम समझेंगे तो आप कुछ मत करिए, यहाँ ये वाला पार्ट जो है, ये इधर वाले पार्ट को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट इसको करो, चाहे इसको करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, चाहे करके देख सकते हो। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आएगा, ये तो जानते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यही आता है। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, डी ln एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले ln अगर x है तो उसका हो जाता है 1 अपान एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। अब चेन रूल के हिसाब से हमें इसका भी इंटीग्रेशन अंदर का भी करना पड़ेगा, x का 1 हो जाएगा और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपान अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा और अंदर इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x होगा और यहाँ पर 1/2 भी रहेगा, ठीक है। 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर सिर्फ बचा है एक्स अपान में क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और नीचे भी एक टर्म है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। आप देख लो, अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो यही चीज़ आया कि नहीं, यही आया, देख लो यही चीज़ आया। तो आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यही फिर आ जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करके आप चेक कर सकते हो, कन्फ्यूजन हो तो। वैसे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर के साथ निगेटिव होगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए आएगा। जब दोनों ही पॉजिटिव होगा ln एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। अगर ए वाला निगेटिव है तब भी ln आएगा और एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको, बहुत यूजफुल होंगे। और आइए हम नंबर 15 की बात करें। नंबर 15 डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से अगर हमें इंटीग्रेशन दिया है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये होगा। अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं, अंडर रूट में नहीं है, देखो अब यहाँ पर अंडर रूट था, जब दोनों अंडर रूट में नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी आएगा, ठीक है। अगर सपोज दैट यही जगह पे हम नंबर 16 क्या होगा, डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर निगेटिव है, ध्यान से सुनिएगा, ए अगर निगेटिव है, अब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव था, अब यहाँ पर ए निगेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2a
2a ln x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखना होगा कि इफ़ मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर दैन है किससे, मॉड ऑफ ए से, तभी ऐसा संभव है। अगर सपोज दैट इस तरह से हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, इस तरह से हो जाए 1/2a तब हो जाएगा ln a माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स। कब होगा प्लस सी, इफ मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स से। अगर ए की वैल्यू बड़ी होगी तो ये इस तरह से इंटीग्रेशन होगा, अगर x की वैल्यू इंटीग्रेशन, अगर x की वैल्यू बड़ी होगी तो ये होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, यानी आपको याद रखना ये भी है, साथ ही ये याद रखो कि अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो 1/8 tan इनवर्स x बाई ए आएगा। अगर a, ध्यान से सुनिएगा, a निगेटिव है और x पॉजिटिव है तो आपका हो जाएगा ऊपर में माइनस में रहेगा x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी ln के साथ। ठीक है, ये ln है। ठीक है, ये ln है। ठीक है, ln। ठीक है, ln। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। और थोड़ा सा और भी फार्मूले हैं, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, और कुछ फार्मूले हैं वो भी लिख लेते हैं। जैसे अब तो ये निगेटिव था, अब इस बार इसे हम निगेटिव कर लेते हैं, dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से अगर है, आपको इस तरह से अगर दिया है तो इसका इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछता है तो आप बताइए 1/2a ln एक्स प्लस ए अपान एक्स माइनस ए प्लस सी। इफ यहाँ पर लिख लो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर दैन मॉड ऑफ ए से। अगर मॉड ऑफ ए से बड़ा होगा एक्स तो ऐसा होगा, इसका फार्मूला ये होगा। अगर नहीं होगा तो इसे हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, a माइनस एक्स कर देंगे, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो ये इतने फार्मूले थे, ध्यान से सुनिएगा। जब ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होगा। जब एक निगेटिव यानी ए का वैल्यू निगेटिव है तो ऊपर निगेटिव रहेगा, ऊपर निगेटिव में रहेगा x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी रहेगा। अगर x वाला निगेटिव हो गया तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव। ठीक है, ln दोनों में है, 2a दोनों में है, ध्यान से सुनिएगा। बस ln नहीं है किसमें, जब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो उसमें tan इनवर्स x बाई ए हो गया। ठीक है, ये दोनों ही थोड़ा सा सेम नज़र आ रहा है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, ऊपर में क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पर अगर x निगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव है, जब कांस्टेंट टर्म निगेटिव है तो यहाँ पर पहले क्या है, निगेटिव है। ठीक है, इस तरह से है। ये फार्मूले थे। आइए थोड़ा सा और भी फार्मूले हैं उससे भी लिख लेते हैं। ठीक है, वो फार्मूले क्या क्या हैं, थोड़ा सा फार्मूला और dx अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से अगर इंटीग्रेशन है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये याद रखना होगा। dx अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हो 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, आइए नंबर dx अपान ना लेते हुए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है, इस तरह से। यानी ए पॉजिटिव और एक्स निगेटिव है, ए पॉजिटिव एक्स निगेटिव, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इसका फार्मूला ये होता है। थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, ये फार्मूला थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा सा याद रखना होगा। कैसे याद रख सकते हो, 1/2 आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 है। ठीक है, एक्स इंटू यही वाला टर्म अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। ये अगर हम ध्यान से देखें, ये जो फार्मूला अभी हम इससे पहले बताए थे, dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए हुआ करता था। उसी से आप याद रख सकते हो कि ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए है। ठीक है, ये याद रख सकते हो इस तरह से।
आइए हम थोड़ा सा, और अगर हम ये कहें √a² प्लस x², दोनों ही अगर पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए दोनों पॉजिटिव होगा तो 1/2 रहेगा, x रहेगा √a² प्लस x²। जैसे इसमें प्रोसेस था वही प्रोसेस यहाँ पर भी है, 1/2 x इंटू √a² प्लस x², जो कि ये वाला टर्म इसका था, ये वाला इसका टर्म था, ये यही प्रोसेस दोनों में सेम किया है हमने, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी, यहाँ तक भी ठीक है, a²/2 तक भी ठीक है, a²/2 तक ठीक है। जब हम पढ़ते थे 1/√a² प्लस x², तो हम वहाँ पर पढ़ते भी थे, क्या पढ़ते थे, ln, क्या पढ़ते थे, ln में क्या पढ़ लेते थे, ln x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ln x प्लस √a² प्लस x² प्लस c, ठीक है, ये याद रखना होगा, ठीक है। और अगर सपोज दैट x² माइनस a² dx हो गया तो क्या हो जाएगा, 1/2 x √x² माइनस a²/2 ln x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। बस इतना ही, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा ये फार्मूले, इतने फार्मूले आपको याद रखना होगा, ज़्यादा फार्मूले हमने बताए नहीं हैं अभी, इतना फार्मूला आप याद रख सकते हो। थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ये है, थोड़ा थोड़ा करके आप ये याद कर सकते हो। इतने हमने फार्मूले लिखवाए हैं, जितने हमने फार्मूले लिखवाए हैं 20 फार्मूले हो गए होंगे। और भी फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं, बस आप इतना याद रखो। अभी वक्त आएगा तो वो भी फार्मूले हम लिखवा देंगे। इतने फार्मूले से आप काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हो। ज़्यादा समय नहीं है, नहीं तो और भी फार्मूले हम बता सकते हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं। क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, नहीं तो कुछ क्वेश्चन लगवा दें इंडेफिनिट इंटीग्रल के, कि फार्मूला बेस कैसे, फार्मूले पर हम रखेंगे और फार्मूले द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि कुछ थ्योरम हैं, यानी प्रॉपर्टियाँ हैं, वो प्रॉपर्टियाँ हमें पता रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उससे लिखिए आप द इंटीग्रेशन। पहला k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह से है, तो हम k को कर देंगे, यानी k इज द कांस्टेंट, k को कर दो बाहर, k को बाहर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये पहली प्रॉपर्टी है, जब कोई कांस्टेंट हो उसे बाहर कर दो और सिर्फ वेरिएबल को क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, इस तरह से। जैसे अगर 2 इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 को कर दो, क्या कर दोगे, बाहर, सिर्फ एफ ऑफ एक्स डी एक्स करो, ठीक है, इस तरह से। आपको समझ में आ चुका होगा, पहली प्रॉपर्टी ये थी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई दो फंक्शन ऐसे ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, इस तरह से दो फंक्शन हैं, अब उसका इंटीग्रेशन करना है तो हम अलग अलग कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह से कर सकते हो। ये अलग अलग कर दोगे, सेपरेट अलग अलग भी कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। नंबर 3 प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नंबर 3, याद रखिए। अगर कोई फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन अगर हम कह दें कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, इस तरह से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, देन ध्यान से सुनिएगा, देन अगर आपको इस तरह से दिया जाए इंटीग्रल ए एक्स एफ ऑफ, वही यही जो एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट टर्म भी दिया है, अगर इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो आपको सिंपल याद रखना है, जो वेरिएबल के साथ है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर dx बोल गया, तो dx इक्वल टू 1/a, यहाँ पर याद रखना है जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा वो 1/a में आएगा, इनटू क्या हो जाएगा, फैक्टर ax प्लस माइनस bx, बस इतना ही करना है। अगर कोई फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया है, तो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन पता है कि ये होता है, इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है, तो देन अगर हमारे फंक्शन में कोई कांस्टेंट टर्म, इस तरह से कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ इनटू हुआ हो और प्लस माइनस में कुछ भी हुआ हो, तो उसका अगर हमें इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, तो जो वेरिएबल के साथ होगा इनटू में होगा,
वो अपान में लिख दिया जाएगा 1/a इंटू कैपिटल, जो कि उसका जो इंटीग्रेशन होगा जो जो वेरिएबल इसके अंदर होगा वो लिखा जाएगा, बस वैसे ही। मतलब ये प्लस माइनस बी से कोई मतलब नहीं है इंटीग्रेशन में, ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, जैसे आप ये बताओ, आप ये 1/x का हम इंटीग्रेशन क्या बताए हैं, अभी अभी इसका फार्मूला लिखवाए थे। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x प्लस सी होता है, ये तो होता है ln x प्लस सी होता है, यही चीज़ हमने लिखवाया है। देन अगर हमसे ये कह दिया जाए dx/2x प्लस 3, इस तरह से अगर हमसे ये पूछा जाए तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखो वही चीज़ है, जो फंक्शन है, फंक्शन के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई है, देखो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो 1/2 कर दो, 1/2, क्योंकि 1/a हुआ था, 1/a हुआ था। और ln क्यों करोगे, क्योंकि इसका फंक्शन अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ln में आता है, और जो भी फंक्शन है वही लिख दिया जाता है 2x प्लस 3 प्लस सी, इस तरह से, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि हमें याद रखना होगा, जैसे अगर कोई फंक्शन दिया है उसका अगर इंटीग्रेशन हमें पता है तो वेरिएबल के साथ अगर कोई भी मल्टीप्लाई हुआ हो तो वो अपान में लिख दिया जाता है, और अगर कोई उसके साथ जुड़ा हो, घटा हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है, बस फंक्शन जब लिखते समय वहाँ पर लिख दिया जाता है, बाकी उससे और कोई मतलब नहीं रहता। ध्यान से आपको समझ में आ चुका है। ये 3 प्रॉपर्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियाँ होती हैं। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है कोई सी फंक्शन के साथ तो वो बाहर कर दो और उस वेरिएबल को तो सॉल्व कर लो, यानी जिस फंक्शन दिया है उसको सॉल्व कर लो इंटीग्रेशन करके, ठीक है। अगर दो फंक्शन दिए हों प्लस माइनस में हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसे अलग अलग सेपरेट करके भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। नंबर 3 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी फंक्शन का अगर हमें इंटीग्रेशन पता है, उसके बाद अगर हमसे उस फंक्शन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है फंक्शन में, कि जहाँ x था वहाँ पर ax कर दिया गया है, और अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए उससे कोई फ़र्क नहीं उस फंक्शन में, इस तरह से दिया रहे, तो आपको सिर्फ वेरिएबल, अगर जो वेरिएबल है उसके साथ जो x है उसके साथ अगर मल्टीप्लाई है कोई चीज़ तो उसे अपान में लिख लो, और उस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन हुआ रहेगा, जैसे इसका ln x जिस तरह से हमने बताया था इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है, तो वही इसका भी होगा, बस वहीं जो इस जगह पर x था वहाँ पर क्या हो जाएगा ax प्लस माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा आई थिंक। अब हम सवालों पे जा सकते हैं, सवाल ले सकते हैं। अब फार्मूले भी हमने लिखवा दिए हैं, बहुत सारे फार्मूले हो चुके हैं, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन की सहायता से समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है x अपान x स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से dx, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। x में -1 कर दो प्लस 1 कर दो, x में क्या कर दो -1 कर दो प्लस 1 कर दो, यानी x स्क्वायर -1 dx है। इसे हम थोड़ा सा अलग अलग कर लें, सेपरेट कर लें, तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं, x -1 अपान x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपान x स्क्वायर -1 dx, इस तरह से कर सकते हैं। प्रॉपर्टी हमने पढ़ा ही है, इसे थोड़ा सा अलग कर लिया और अपने अलग अलग इसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर -1 था ना, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला हो सकता है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो हम इसे लिख सकते हैं x -1 अपान x -1 x प्लस 1 dx, इस तरह से लिख सकते हैं। इसे dx अपान x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1 है ये। तो यहाँ से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसका इंटीग्रेशन पूछें तो dx अपान x प्लस 1 है, और प्लस यहाँ पर dx अपान x स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इस तरह से। अगर हम देखें तो इसका भी फार्मूला पढ़ें, इसको भी पढ़ें। यहाँ पर देखा जाए तो हम 1/x का तो इंटीग्रेशन जानते हैं ना क्या होता है, ln x होता है। तो इसमें अगर हमारा ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो, इससे कोई मतलब है नहीं, मतलब है डायरेक्ट कर सकते हो, ln x प्लस 1 होगा। अब ध्यान से देखो इसको, प्लस यहाँ पर देखो तो हमने इसके लिए भी फार्मूला बताया है, dx अपान x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। याद हो इसका फार्मूला क्या होता था, dx अपान x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था, यहाँ पर हम बताए थे कि 1/2a, याद रखना है 1/2a एल एन एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, यही तो आपको हमने बताया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 1/2 ए के स्थान पे 1 है, ठीक है 1 है, एल एन क्या लिखना है, एक्स माइनस ए का मतलब होगा 1 होगा और एक्स प्लस 1 प्लस सी, इस तरह से। तो आपको समझ में आया होगा आई थिंक ये क्वेश्चन किस तरह से हमने किया। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन x³ अपान 4x प्लस 1 dx, इस तरह से एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। थोड़ा सा हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर 64 और 64 ऊपर भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अभी बताएंगे किस लिए हमने किया है। यहाँ पर हमने इसलिए किया है, आगे देखिएगा। यहाँ पर 1/64 64x³ प्लस 1 माइनस 1 अपान 4x प्लस 1, इस तरह से कर सकते हो इंटू dx। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हमें ये नज़र आ रहा है, इसे थोड़ा सा और भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/64 इसे लिख सकते हो 4x³ प्लस 1 का क्यूब अपान 4x प्लस 1 और प्लस 1/64 माइनस में है ना, -1 ये अलग अलग कर लिए हैं, सेपरेट कर लिए हैं, इसे अलग इसे थोड़ा सा अलग। ठीक है, dx अपान 4x प्लस 1 क्या लिख सकते हैं ऐसा। हमने क्या किया है, इसे थोड़ा सा अलग कर लिया, इसे सेपरेट किया है थोड़ा सा, इसे इसको और -1 अपान 4x प्लस 1 को अलग कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो ये a³ प्लस d³ का फार्मूला दिख रहा है। अगर a³ प्लस d³ का फार्मूला दिख रहा है आपको, तो आप यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, 1/64 यहाँ पर a³ यानी a³ का मतलब हो गया, यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ पर dx भूल गया है हमने, dx लिख लो, यहाँ पर dx वहाँ पर dx तो लिखा है। तो यहाँ पर देखो a³ प्लस b³ यानी a प्लस b एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हो a स्क्वायर यानी 16x² प्लस 1 प्लस नहीं माइनस 4x अपान 4x प्लस 1 -1/64 इसका। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, हम तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, ln mod ऑफ x प्लस c, ये जानते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कितना है, हमने यही देखा है कि वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट टर्म है, उसे क्या करेंगे 1 अपान में लिख देंगे, 1 अपान में लिख देंगे और साथ ही साथ ln 4x प्लस 1 प्लस c लिख देंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर dx लिखना भूल जाएगा, तो यहाँ पर 4x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसे देन सॉल्व करेंगे तो 1/64 इसे क्या हो जाएगा, 16x² प्लस 1 माइनस 4x इंटू dx, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4 16 और 4 6 24 25 और यह 4x प्लस 1 प्लस c, इस तरह से। अब इसको अलग अलग कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, जो कि हमने बताया था इससे पहले प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी क्या होती है, इसे अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। 16/64 x² dx प्लस 1/64 dx, इसे अलग अलग किया है हमने, -4 अपान 64 x इंटू dx और -256 ln 4x प्लस 1 प्लस c, इस तरह से। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि किसी भी पावर में एक बढ़ा दो, किसी पावर में एक बढ़ा दो, क्या हो जाएगा पावर 60। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4 और x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ प्लस 1/64 dx का हो जाएगा x माइनस इसका, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/16 x²/2 और माइनस 1 अपान 256 ln 4x प्लस 1 प्लस c। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व किया।
अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमने बहुत कम करवाया है, 2 ही 3 क्वेश्चन लिए हैं। अगले लेक्चर्स में और भी क्वेश्चन होंगे, तो तब तक ले दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।